गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे नया टॉपिक शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि शक्ति पृथक्करण चीज क्या है। जैसे यानी सरकार के अंगों की, यानी ये निर्भर करता है सरकार के अंगों के पारस्परिक संबंधों पर। यानी शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत क्या है? सरकार के अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, यानी इन तीनों के पारस्परिक संबंधों के आधार पर शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत निर्भर करता है। यानी शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत क्या है कि यानी सरकार के तीनों अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, तीनों विभाग क्या है अपने अपने क्षेत्र में क्या होंगे? अलग अलग होंगे। व्यवस्थापिका विभाग कार्यपालिका में हस्तक्षेप नहीं करेगा, कार्यपालिका विभाग न्यायपालिका में हस्तक्षेप नहीं करेगा। जैसे व्यवस्थापिका यानी संसद, कार्यपालिका देश भर शासन करने वाला अंग। पहले मैं आपको बता चुकी हूँ, तभी मैंने सबसे पहले व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका करवाया। न्यायपालिका यानी व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानून जनता के हित में है या नहीं है, वैध है या अवैध है, इसकी जांच कौन करता है? न्यायपालिका। यानी संवैधानिकता की जांच कौन करता है? संवैधानिकता की जांच कौन करता है? न्यायपालिका। और कार्यपालिका क्या है? देश में शासन करने वाला। इसमें राष्ट्रपति नाम मात्र का आएगा, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल। और मंत्रिमंडल ये संसदात्मक और अध्यक्षात्मक। यानी शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत मेन रूप से मोंटेस्क्यू ने दिया था, और मोंटेस्क्यू का शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत का उदाहरण हम अमेरिका देते हैं, क्योंकि अमेरिका में शक्ति पृथक्करण यानी मोंटेस्क्यू के शक्ति पृथक्करण सिद्धांत से पूरी तरह प्रभावित है, और उन्होंने अपने संविधान में शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को महत्व प्रदान किया। अब हम चलते हैं आगे। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका संबंधी सारी शक्तियों का, यानी जैसे मैंने आपको बताया व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका संबंधी सारी शक्तियों का एक व्यक्ति कह लो, व्यक्ति समूह कह लो, पैतृक या वंशानुगत कह लो, या सामूहिक रूप से कह लो। यानी एक ही व्यक्ति या नियुक्ति हो या निर्वाचित हो, नियुक्त हो या निर्वाचित हो। यानी हम इसको ऐसे डिफाइन करेंगे, यानी व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका संबंधी सारी शक्तियों का एक व्यक्ति या व्यक्ति समूह या पैतृक या वंशानुगत या वो नियुक्त हो या निर्वाचित हो के हाथ में होना क्या होता है? निरंकुशता का प्रतीक होता है, ऐसा माना जाता है। यानी एक व्यक्ति या व्यक्ति समूह में सारी शक्तियों का समाहित होना क्या है? निरंकुशता का प्रतीक होता है, ऐसा माना जाता है। तो यानी इससे अत्याचारी शासन की परिभाषा कही जा सकती है। अब हम करेंगे शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का। आज वैसे तो मैंने आपको शक्ति पृथक्करण के बारे में बता ही दिया।
शक्तियों के पृथक्करण में व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका को जो नाम दिए हैं वो है असेंबली, मजिस्ट्रेट और जुडिशरी। असेंबली, दूसरा क्या है मजिस्ट्रेट, तीसरा क्या है जुडिशरी। यानी अरस्तु में भी यानी असेंबली को व्यवस्थापिका, मजिस्ट्रेट को कार्यपालिका और जुडिशरी को वर्तमान में जो न्यायपालिका है इनको असेंबली, मजिस्ट्रेट और जुडिशरी के नाम से पुकारा है। यानी मोंटेस्क्यू से पहले अरस्तु ने भी सरकार के तीनों अंगों के अलग अलग विभाग की विवेचना की है। और इसके साथ ही दूसरे कुछ और विचारक है जिन्होंने यानी सरकार के तीनों अंगों के बारे में विचार व्यक्त किए और उन्होंने कहा कि अगर तीनों शक्तियां यानी व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, जैसे व्यवस्थापिका का कार्य कानून बनाना है, कार्यपालिका का व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करना है और न्यायपालिका का कार्य व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानून जनता के हित में है या नहीं है, तो ये कार्य क्या है, तीनों विभाग क्या है अलग अलग कार्य करे, जो कि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में ही संभव है। इसमें हम आगे करेंगे कि इस सिद्धांत के प्रतिपादकों का विचार है कि आपको मैंने पहले बता दिया कि व्यवस्थापिका का कार्य कानून बनाना होना चाहिए, वो कार्यपालिका में हस्तक्षेप ना करे और कार्यपालिका न्यायपालिका में हस्तक्षेप ना करे और न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से यानी न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत आवश्यक है। और इसके साथ ही इस बात पर उन्होंने विशेष बल दिया है कि इनमें से प्रत्येक अपने क्षेत्र में स्वतंत्र होना चाहिए। प्रत्येक यानी व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तीनों प्रत्येक विभाग अपने क्षेत्र में हस्तक्षेप यानी तीनों अपने क्षेत्र में स्वतंत्र होने चाहिए। कोई विभाग दूसरे विभाग में कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। और दूसरे अंग को के कार्य को यानी जैसे एग्जांपल देते हैं व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, यानी व्यवस्थापिका विभाग, कार्यपालिका का विभाग दूसरे अंगों को प्रभावित और नियंत्रित करने की चेष्टा ना करे और ना ही कार्यपालिका न्यायपालिका में अनुचित हस्तक्षेप करे। यानी इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि इनमें से प्रत्येक क्षेत्र में स्वतंत्र होना चाहिए और अपने कार्य क्षेत्र तक ही सीमित रहना चाहिए। यानी प्रत्येक कार्यपालिका व्यवस्थापिका का कार्य सिर्फ कानून बनाना ही होना चाहिए और कार्यपालिका का कार्य क्या है, प्रशासन लागू करना ही होना चाहिए और न्यायपालिका का कार्य क्या है, न्याय प्रदान करना ही होना चाहिए। यानी क्या है, प्रत्येक कार्य को प्रभावित करने या उसको नियंत्रित करने की चेष्टा नहीं की जानी चाहिए। अब हम पढ़ेंगे शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का इतिहास। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के इतिहास में मैंने पहले आपको अरस्तु का बारे में बताया कि अरस्तु ने भी यानी पहले शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के बारे में थोड़ी बहुत विवेचना की और उन्होंने इनका तीनों का नाम मजिस्ट्रेट, असेंबली और जुडिशरी रखा। और उसके पश्चात कई विद्वान ऐसे आए जैसे सिसरो और लिपोवस की रचनाओं में भी शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का विशद विवेचन मिलता है। और इसके पश्चात मार्गेनथौ सिसरो की रचनाओं में और मार्गेनथौ की रचनाओं में भी शक्ति पृथक्करण के सिद्धांतों का कुछ अंश विद्यमान है। और इसके साथ ही जीन बोधा यानी जो विचारक थे जीन बोधा, ठीक है, उन्होंने क्या कहा कि स्पष्ट रूप से कहा कि कानून निर्माता तथा न्यायाधीश दोनों रूपों में एक ही साथ कार्य नहीं करना चाहिए। यानी एक ही व्यक्ति कानून बनाए और एक ही व्यक्ति निर्णय करे, ऐसा नहीं हो सकता। तीनों विभाग
जाएंगे कि मोंटेस्क्यू के क्या विचार थे। अब हम आते हैं मोंटेस्क्यू पर, क्योंकि शक्ति पृथक्करण सिद्धांत की विवेचना यानी हमने सिसरो पढ़ा, मॉर्गन को पढ़ा, जीन बोधा पढ़ा, जॉन लॉक पढ़ा आदि की रचनाओं में शक्ति पृथक्करण के कुछ अंश विद्यमान है। ये जो हुआ शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का इतिहास, और इसके साथ ही हम आगे करेंगे यानी मेन रूप से शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के प्रणेता कौन जाने जाते हैं, मोंटेस्क्यू। अब हम मोंटेस्क्यू के शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। यानी मोंटेस्क्यू का शक्ति पृथक्करण सिद्धांत, यानी मोंटेस्क्यू ने ही शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत विस्तृत रूप से इसकी विवेचना की थी, और जनक के रूप में यानी मोंटेस्क्यू ही जाने जाते हैं शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के प्रणेता के रूप में। इस प्रकार मोंटेस्क्यू से पूर्व अनेक विचारकों ने इस प्रकार के विचार व्यक्त किए। यानी कौन कौन से विचार थे जो हमने पिछली इसमें पढ़े, इतिहास में पढ़े, कौन कौन से थे? अरस्तु थे, सिसरो थे, जीन बोधा थे और लोस्की थे। लेकिन विशद रूप से इसका विवेचन किसने किया? विशद और विस्तृत रूप से, विशद व विस्तृत रूप से विवेचन किसने किया? मोंटेस्क्यू द्वारा ही किया गया। मोंटेस्क्यू ने इसकी विधिवत व्याख्या की, जो एक फ्रेंच लेखक थे। कौन से थे? मोंटेस्क्यू क्या थे? फ्रेंच लेखक ने शक्ति पृथक्करण सिद्धांत की विशद रूप से विवेचना की, और मोंटेस्क्यू ने अपनी पुस्तक स्पिरिट ऑफ लॉज 1748 में प्रकाशित हुई। स्पिरिट ऑफ लॉज, यानी जो 1748 में मोंटेस्क्यू की रचना प्रकाशित हुई स्पिरिट ऑफ लॉज, इसमें उसने शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के बारे में यानी बताया। यानी उसके समय में, मोंटेस्क्यू के समय में फ्रांस में क्या था? लुई 14वें का ही शासन हुआ करता था, और उनका कथन ये था कि मैं ही राज्य हूँ और राज्य की ही इच्छा कानून होती है। यानी उसने क्या कहा? लुई 14, यानी उस समय मोंटेस्क्यू के समय लुई 14वें का शासन था। फ्रांस में क्या था? फ्रांसीसी विचारक था मोंटेस्क्यू, और फ्रांस में उस समय क्या था? लुई 14वें में का शासन था, और उनके वक्तव्य क्या थे? मैं ही राज्य हूं, मैं ही राज्य हूं और राज्य ही कानून है। ये राज्य यूं लिखोगे, और राज्य की इच्छा ही कानून होती है। इससे भी मोंटेस्क्यू के विचार प्रभावित हुए। यानी उस समय फ्रांस में लुई 14वें का शासन था, और उन्होंने क्या कहा? मैं ही राज्य हूँ और राज्य की इच्छा ही कानून होती है। यानी 1726 में मोंटेस्क्यू इंग्लैंड आया, और मोंटेस्क्यू की तत्कालीन सीमित राजनीतिक शासन व्यवस्था को लेकर मोंटेस्क्यू इस निर्णय पर पहुंचा कि इंग्लैंड की राजनीतिक शक्ति राजा के हाथों में केंद्रित नहीं है, वरन उसका पृथक्करण हो गया है, और इंग्लैंड की शासन व्यवस्था की उत्तमता तथा नागरिकों की स्वाधीनता का रहस्य यही है। इसलिए मोंटेस्क्यू ने शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अब हम आते हैं मोंटेस्क्यू के
यदि न्याय शक्ति को विधानमंडल के साथ मिला दिया जाए तो लोगों को जीवन स्वतंत्रता और संपत्ति स्वेच्छाचारी न्यायाधीशों के हाथ में आ जाएगी। बस अपन ने थोड़ी लैंग्वेज चेंज कर दी और बात वही है, यानी क्या है, ये न्यायपालिका विभाग भी अगर हम कार्यपालिका विभाग से जोड़ दिया जाए तो व्यक्ति की स्वतंत्रता और संपत्ति का संरक्षण संभव नहीं हो पाएगा। इसके साथ ही यानी इस सिद्धांत का क्या प्रभाव पड़ा, यानी शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का यानी प्रशासन में लोगों पर क्या क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का तत्कालीन राजनीति पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा, विशेष रूप से फ्रांस और अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था में। हम एग्जाम्पल देंगे फ्रांस, क्योंकि मोंटेस्क्यू फ्रांसीसी विचारक था, उसमें लुई चौदहवें का शासन था, और अमेरिका जो कि महाशक्ति है। इसका उदाहरण हम क्या लेंगे, फ्रांस और अमेरिका शासन व्यवस्था पर इसका स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है। 1789 में 1789 में क्या था, फ्रांस की क्रांति के बाद मानवीय अधिकारों की या मानवीय स्वतंत्रता की जो घोषणा की गई, उसने कहा कि देश की शक्तियों में पृथक्करण की व्यवस्था नहीं बल्कि उसे संविधान नाम की कोई चीज ही नहीं है। और 1791 में फ्रांस में व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों को एक दूसरे से स्वतंत्र और पृथक रखा गया। और अमेरिकी संविधान निर्माता भी शक्ति पृथक्करण सिद्धांत से प्रभावित थे और उन्होंने अपने संविधान में मोंटेस्क्यू के शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को ही अपनाया। तो इसके साथ जैसे आज हमने शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का अर्थ पढ़ा, विशेषताएं पढ़ी, और इसके साथ ही आज हम करेंगे इसके साथ शक्ति पृथक्करण सिद्धांत की आलोचना। यानी अब तक हमने शक्ति पृथक्करण सिद्धांत की विशेषताएं यानी अर्थ और इसके प्रभाव बताए। अब हम करेंगे शक्ति पृथक्करण सिद्धांत की आलोचना। तीनों अंग एक दूसरे से अलग अलग कर दिए जाए तो इसका क्या दुष्प्रभाव शासन पर और व्यक्तियों पर पड़ेगा। यानी सबसे पहले हम कहेंगे कि शक्ति पृथक्करण सिद्धांत अनेक दृष्टियों में त्रुटिपूर्ण है, जो कि हम आलोचना कर रहे हैं। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत की आलोचना निम्नलिखित आधारों पर की जा सकती है। पहला क्या है, ऐतिहासिक दृष्टि से गलत। पहला पॉइंट हम लिखेंगे ऐतिहासिक दृष्टि से गलत। ये आलोचना का प्रमुख और महत्वपूर्ण बिंदु है। यानी क्या है, ऐतिहासिक दृष्टि से भी शक्ति पृथक्करण की आलोचना की जाती है। मोंटेस्क्यू के कथनानुसार उसने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन ब्रिटेन की तत्कालीन शासन पद्धति के आधार पर किया, किंतु आलोचकों के अनुसार मोंटेस्क्यू ब्रिटिश संविधान का गलत अध्ययन किया और इंग्लैंड की शासन व्यवस्था कभी भी शक्ति पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित नहीं थी। ये तो मैंने आपको पहले ही बताया कि ब्रिटेन की शासन व्यवस्था में यानी सम्राट का पद है, वंशानुगत है, लेकिन वो कोई कार्य नहीं करता। और ब्रिटेन में क्या है, संसदात्मक शासन व्यवस्था है। संसदात्मक शासन व्यवस्था का प्रत्यक्ष उदाहरण है और ब्रिटेन में सरकार
अध्यक्षात्मक व्यवस्था एक विभाग है। अध्यक्षात्मक व्यवस्था में भी सरकार के तीनों अंग पृथक पृथक कार्य करते हैं, यानी शक्ति पृथक्करण या अध्यक्षात्मक व्यवस्था का महत्वपूर्ण उदाहरण, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, महत्वपूर्ण उदाहरण क्या है? अमेरिका। वैसे ही शक्तियों के एकत्रीकरण का मुख्य उदाहरण क्या है? ब्रिटेन या इंग्लैंड। इस प्रकार यानी रेमजेवियर ने कहा कि शक्ति पृथक्करण या अध्यक्षात्मक व्यवस्था का महत्वपूर्ण उदाहरण अमेरिका है, तो संसदात्मक व्यवस्था का महत्वपूर्ण उदाहरण ब्रिटेन है। यानी ऐतिहासिक तौर पर शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत क्या है? अपने यानी कथनों पर खरा नहीं उतरता। अंग्रेजों की स्वतंत्रता का कारण शासन की शक्तियों का तीन अंगों में विभाजन नहीं, वरन उनका स्वतंत्रता की भावना से प्यार और विधि का शासन था। यानी इंग्लैंड के बारे में कहा है कि उनका प्रमुख ध्येय यह था कि विधि का शासन, यानी विधि के शासन का अर्थ यह है कि विधि यानी कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान है, चाहे वो किसी भी जाति के हो, धर्म के हो, स्त्री हो या पुरुष हो। व्यक्ति को व्यक्ति होने के नाते महत्व दिया जाता है, ना कि वो किस धर्म का है, जाति का है, स्त्री है या पुरुष या अमीर है या गरीब। इसके साथ ही हम दूसरा पॉइंट करेंगे, शक्तियों का पूर्ण पृथक्करण संभव नहीं। पहला हमने किया ऐतिहासिक दृष्टि से गलत, और दूसरा पॉइंट हम करेंगे शक्तियों का पूर्ण पृथक्करण संभव नहीं। आलोचना का दूसरा पॉइंट, शक्तियों का पूर्ण पृथक्करण संभव नहीं। यानी क्या है? पहला हमने पढ़ा ऐतिहासिक दृष्टि से गलत, उसमें हमने ब्रिटेन और अमेरिका का उदाहरण दिया। दूसरा हम पढ़ेंगे आलोचना में शक्ति पृथक्करण सिद्धांत की, यानी शक्तियों का पूर्ण पृथक्करण संभव नहीं। यानी क्या है? शक्तियों का पूर्ण रूप से अलग अलग विभाजन, यानी व्यवस्थापन, कार्यपालिका और न्यायपालिका विभाग को एक दूसरे से बिल्कुल पृथक कर दिया जाए, यह न तो संभव है न ही अवश्यंभावी, क्योंकि कार्यपालिका का कानून निर्माण की शक्ति, यानी एक विभाग की शक्तियां कहाँ खत्म होती है, दूसरे विभाग की शक्तियां कहाँ शुरू होती है, इस बारे में पूर्ण रूप से सही हम अनुमान नहीं लगा सकते। जैसे आलोचकों का कथन है कि सरकार एक आंगिक एकता है। क्या है? आंगिक एकता, आंगिक एकता। इसको हम सावयव के सिद्धांत से इसकी हम तुलना कर सकते हैं, सावयव सिद्धांत। यानी क्या है? यानी आंगिक एकता के सिद्धांत पर कार्य करता है या सावयव सिद्धांत। हम इसका एग्जांपल देंगे, जैसे शरीर से कोई एक अंग उसका काटकर पृथक कर दिया जाए शरीर से, तो उस पृथक अंग का कोई अस्तित्व नहीं है जब तक वो हमारे शरीर से जुड़ा हुआ है, तब तक ही उसका अस्तित्व है। यानी उन्होंने राज्य की तुलना किससे की? मानवीय शरीर के अंगों से। और इसमें उन्होंने क्या कहा कि
तीसरा पॉइंट, शक्ति पृथक्करण अवांछनीय भी है। यानी हमने इसका ऐतिहासिक अनुभव पढ़ा और दूसरा हमने शक्तियों का पूर्ण पृथक्करण संभव नहीं है पढ़ा, और हम आगे करेंगे शक्तियों का पूर्ण पृथक्करण अवांछनीय भी है। यानी शक्ति के पृथक्करण को अपनाना न केवल असंभव वरन अवांछनीय भी है। कैसे? सरकार एक शरीर की भांति है, विभिन्न विभाग उसके अंग है। यानी क्या है? सरकार क्या है? एक शरीर की भांति उन्होंने बताया है, और व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका विभाग उसके अंग है। हम वर्तमान में यही पढ़ते हैं कि सरकार के 3 महत्वपूर्ण अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है। यदि शरीर के अंगों को एक दूसरे से पृथक कर दिया जाए तो उनके कार्य करने की शक्ति भी समाप्त हो जाती है। इसमें भी सेकंड पॉइंट की गई है, यानी शरीर का एक अंग काटकर उसको पृथक कर दिया जाए तो उसका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। जब तक वह शरीर के साथ जुड़ा हुआ है तब तक ही उसका अस्तित्व है। जैसे राज्य या समाज से पृथक व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं है। यदि किसी व्यक्ति को हम जंगल में जन्म से ही एक कमरे में बंद करके रख दे तो उसकी ना तो कोई सामाजिक व्यवस्था होगी और ना ही कोई राजनीतिक व्यवस्था होगी, और यानी उसमें कोई सामाजिक गुण या उद्देश्यों का स्पष्ट नहीं होगा। वह एक क्या है? पशु तुल्य हो जाएगा। यानी क्या है? व्यक्तियों से मिलकर ही राज्य बना है। यानी व्यक्तियों से बाहर पृथक राज्य, यानी राज्य से बाहर व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं है। इसके साथ ही हम करेंगे कि यदि इसी प्रकार सरकार के प्रत्येक अंगों का पृथक्करण कर दिया जाए तो शासन उचित रूप से कार्य नहीं कर पाएगा। यानी सहयोग और सामंजस्य पर ही शासन निर्भर करता है। इस संबंध में राइटर ऑफ ने लिखा है, उन्होंने यानी शक्ति पृथक्करण अवांछनीय है। इसमें उन्होंने कहा है कि कार्यपालिका पर न्यायपालिका का नियंत्रण होना उत्तरदायी सरकार की प्रथम शर्त है, और इस उत्तरदायित्व के अभाव में लोकतंत्र सफल नहीं हो सकता। यानी क्या है? कार्यपालिका और न्यायपालिका विभाग यानी एक दूसरे में सहयोग और सामंजस्य से ही चलती है। इसके बिना क्या है? व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन हो सकता है। इसी प्रकार शक्ति पृथक्करण को पूर्ण रूप से स्पष्ट करते हुए डॉक्टर फाइनर ने लिखा है कि शक्ति पृथक्करण सिद्धांत शासन की नियंत्रित करने या ऐंठने वाली स्थिति में बल देता है। इसी प्रकार जॉन स्टुअर्ट मिल ने कहा, सरकारी विभागों की पूर्ण स्वतंत्रता का अनिवार्य अर्थ होगा निरंतर गतिरोध। प्रत्येक विभाग अपनी ही शक्तियों की रक्षा में लगा रहेगा। यानी क्या है? अगर तीनों शक्तियों का पृथक्करण कर दिया जाए तो प्रत्येक कार्यपालिका विभाग, न्यायपालिका विभाग, व्यवस्थापिका विभाग क्या है? अपनी शक्तियों के यानी संरक्षण में ही लगा रहेगा और दूसरों की शक्तियों में बाधक बनेगा। और अगला पॉइंट हम पढ़ेंगे, तीनों विभागों की शक्तियों में असमानता। यानी क्या है? अगला पॉइंट, तीनों विभागों की शक्तियों में असमानता। यानी व्यवस्थापिका का कार्य कानून बनाना, कार्यपालिका का प्रशासन करना और न्यायपालिका का न्याय प्रदान करना। तीनों विभागों की शक्तियों में असमानता होती है। यानी तो इस प्रकार हम इसकी आलोचना में इस पॉइंट को शामिल कर सकते हैं कि तीनों विभागों के सहयोग और सामंजस्य से ही सरकार चल सकती है और व्यक्ति की स्वतंत्रता सुरक्षित हो सकती है। आगे का पॉइंट है नेतृत्व का अभाव। पांचवा पॉइंट है नेतृत्व का अभाव। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज हमने किया शक्ति पृथक्करण क्या है, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का अर्थ और शक्ति पृथक्करण
अभ्यास यानी शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के प्रतिपादक मॉन्टेस्क्यू के अलावा लॉस्की और दूसरे विद्वानों ने इसके बारे में